हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जियोग्राफी का चैप्टर 4, इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। और यह चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसे 2 पार्ट में बांटे हैं। तो यह पहली पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हम सभी जानते हैं कि जो कृषि कार्य जो है, इसकी दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। 2/3 का मतलब यानी कि 3 भाग का 2 भाग जो जनसंख्या है, ये कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। जब हम लोग देखेंगे क्रिया को, तो यह प्राथमिक क्रिया है। इस क्रिया को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो जो कृषि कार्य है, ये 3 भाग, कृषि कार्य जो है ये पहली भाग में आता है, ठीक है, जो हमारे लिए खाद्य उत्पन्न करती है। और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न खाद्यान्नों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। और खाद्यान्न तो होता ही है, और उसके बाद क्या क्या होता है, जो कच्चे माल भी हम लोग कृषि से ही उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादन जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, मसाले हो गया इत्यादि का निर्यात भी हम लोग करते हैं। मतलब ये चीज़ हम लोग उगाते हैं और एक दूसरे देश में भी इसे हम लोग भेजते हैं। और इसी से हम लोगों का क्या होता है, व्यवसाय जैसा जो काम होता है, इसे चलता है। और ये चाय और कॉफ़ी जो होता है, ये हम लोग एक बार इसको अगर हम लोग पैदा कर देते हैं तो पूरा साल भर, यानी कि 2, 3, 4, 5, 10 साल, 20 साल तक हम लोग का ये उत्पादन देता ही रहता है। जैसे मसाला भी उसी तरह का ही है। बहुत सारा मसाला ऐसा है जो एक बार उगाने से हम लोग को बार बार देता रहता है, लेकिन सब मसाला नहीं है, ठीक है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग के नाम बता सकते हैं? अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट्स में लिख के बताइए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। प्राचीन का मतलब पुराना, आर्थिक का मतलब समृद्धि होना, यानी कि पैसा जुगाड़ जैसा हम लोग सोचते हैं, तो यह सबसे पुराना कार्य है। कृषि से ही हम लोग जितना सारा घर का काम होता है, ये कृषि से ही हम लोग निर्भर होते हैं। और इसी से ही हम लोग का जो जीवन निर्वाह होते हैं, इसी से हम लोग निर्भर रहते हैं। पिछले हजारों वर्ष के दौरान भौतिक, पर्यावरण, औद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की जो विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे कुछ वर्षों, हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण और औद्योगिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज होते थे, इसमें बहुत सारा क्या हुआ है, खेती करने की जो विधियां हैं, ये सार्थक परिवर्तन हुआ है, मतलब डेवलप हुआ है। पहले इस तरह का नहीं होते थे, अब थोड़ा अच्छा हुआ है। जीवन निर्वाह, खेती से वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। और वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की तंत्र अपनाई गई है। ये जीवन निर्वाह क्या होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। जो जीवन निर्वाह होते हैं, ये होता है जब हम लोग जो उत्पादन करते हैं उससे हमारा जीवन यापन, यानी कि खाना पीना और घर का थोड़ा बहुत काम जो है ये चल जाता है, बाकी सब नहीं चलता है। ये होता है जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि खेती। और जो वाणिज्य कृषि अथवा खेती होते हैं, ये क्या होता है, जो हम लोग व्यवसाय के रूप में लगाते हैं, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, बहुत सारे सब फल है, खेती है, जो कि खाने के बाद भी हम लोग पैसे के लिए उसको बेचते हैं और उसी से हम लोगों का बहुत सारा आर्थिक स्थिति हम लोग सुधार करते हैं। ये होता है वाणिज्य कृषि, ठीक है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, देखिए। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में भी की जाती है। और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि, यानी कि औजार जैसे लकड़ी, औजार का मतलब होता है जो कृषि कार्य जिसके द्वारा हम लोग करते हैं, वही होता है औजार, चाहे छोटा चीज़ हो चाहे बड़ा चीज़ हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है हल, डाव और खुदाई करने वाले छड़ी, यानी कि छोटा कुदाल से लेकर हाल तक जो होते हैं, ये सारा चीज़ क्या होता है, औजार कहलाते हैं, ठीक है। तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और यह अकेला भी होता है और समुदाय से भी इसकी कार्य होती है।
इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून का मतलब जैसे अभी का मौसम है ये होता है मानसून यानी कि बारिश का सीजन। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता मतलब वहाँ हम लोग कोई खाद नहीं डालते हैं, जैसे कोई जगह में हम लोग कोई पेड़ लगा देते हैं या फिर कोई कुछ कर देते हैं तो उसके बाद जो अपने आप से उगता रहता है तो वही होता है प्राकृतिक उर्वरता, ठीक है। और जो हम लोग खाद डाल के उसको उर्वरता को बढ़ाते हैं तो ये प्राकृतिक नहीं होता है, ठीक है। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों पर हम लोग निर्भर रहते हैं, और जैसे जैसे हम लोग का मौसम आता है उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसके अनुसार फसल भी उगाते रहते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली भी हम लोग कहते हैं, यानी कि कर्तन दहन क्या होता है। देखिए कर्तन दहन होता है ये स्थानांतरित कृषि जैसा होता है, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कोई एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ वन एरिया हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं। काट देने के बाद वहाँ हम लोग क्या करते हैं आग जला देते हैं, और जलाने के बाद क्या होते हैं वहाँ जो राख गिरता है वही राख से क्या होता है उर्वरता का काम करता है, और यही होता है कर्तन और दहन। कर्तन का मतलब काटना और दहन का मतलब जलाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं, और अपने परिवार के लिए क्या होता है भरण पोषण के लिए मतलब दूसरे व्यवसाय के लिए यानी कि बिकने के लिए ये नहीं किया जाता है, अपने खाद्य को जुगाड़ करने के लिए ही इस तरह का कृषि किया जाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को टुकड़ों से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। पहले बता दिया कि एक जगह में जंगल है, ठीक है, वहाँ उसको काट दिया, काटने के बाद जला दिया, 5 साल उसमें हम लोग खेती कर लिए, उसके बाद जब उसका उर्वरता खत्म हो जाता है ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर से वही स्थिति हम लोग दोहराते हैं, यानी कि उस पेड़ को काटते हैं, पेड़ को काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं फिर से उसको जलाते हैं, जलाने के बाद जो राख गिरता है और वही राख क्या होता है उर्वरता का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कृषि हम लोग करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं। फिर वहाँ 5 साल फिर इसी तरह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह हम लोग स्थानांतरित करते रहते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ जाती है। जब हम लोग 5 साल किए उसके बाद छोड़ दिए तो अपने आप से वहाँ क्या होता है पेड़ पौधा उग जाता है धीरे धीरे, फिर से वही स्थिति जो उसकी शक्ति है उर्वरता वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, ठीक है। चूँकि किसान उर्वरता अथवा यह आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते थे, उस समय तकनीक का कोई प्रयोग नहीं करते थे, मतलब उस समय कुछ इस तरह का था ही नहीं तो कैसे करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की कृषि से उत्पादकता कम होती थी। ये सही है कि उस उत्पादन क्या होते थे कम होते थे। उस समय ऐसा कोई खाद नहीं था, कोई मशीन नहीं था, जैसे ट्रैक्टर में आज हम लोग खेती करते हैं यानी कि मिट्टी को तैयार करते हैं, तो उस समय इस तरह का कोई चीज़ था ही नहीं। हम लोग हाल से दूसरे चीज़ से हम लोग क्या करते थे मिट्टी को तैयार करते थे। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये सही बात है, हम लोग एक चीज़ को बहुत सारे नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए कहाँ क्या किस नाम से जानते हैं इसे हम लोग देखेंगे। देखिए उत्तर पूर्वी राज्य, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य किधर है, देखिए ये मैप हो गया आप लोगों का ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें असम होता है, असम राज्य है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। इसे हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं इस जगह में, ठीक है। मणिपुर में, पलामू में और छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिले और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। अभी देखिए झूम खेती, झूम जो है क्या है, कर्तन दहन प्रणाली को हम लोग झूम कृषि के या खेती के नाम से जानते हैं। कृषि में मैक्सिको और मध्य एशिया, देखिए ये हमारे विश्व के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्फा और वेनेजुएला में कोनुको और ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका में मोशोले और इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे लिख करके रख सकते हैं। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है और यह जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया और आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू नाम से जानते हैं और अथवा पेंडा, और उड़ीसा में इसे पामाडावी या
कोरम या फिर बिरंगा, और पश्चिम घाट में इसे कुमारी नाम से जानी जाती है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या बाल्टरे इस नाम से जानता है। ठीक है, कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए ये आप लोग लिख लीजिए ताकि कोई समस्या ना हो सके। हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरबा, झारखंड में क्या कहते हैं, कुरबा, अथवा उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है इसे झूम नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि कृषि को हम लोग झूम जो कृषि है यानी कि स्थानांतरण कृषि भी हम लोग कहते हैं, तो इसे इतना नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी देखिए गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या है, इसे भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि जनसंख्या का दबाव अधिक होती है। यह श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग खेती को थोड़ा बहुत जगह में हम लोग खेती करेंगे, तो इस खेती में हम लोग ज़्यादा उत्पादन करने के लिए बहुत सारा जैव रासायनिक पदार्थ का हम लोग प्रयोग करेंगे। वहाँ पानी नहीं है तो उसका सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। मतलब ये जो जो कृषि कार्य के लिए आवश्यकता है इस चीज़ को हम लोग मुहैया कराते हैं। ठीक है, तो यही होता है गहन जीविका कृषि। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोते या आकार का छोटा और अलाभप्रद किया जाता है। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जैसे हम लोग का खेती है तो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ इस तरह से आते रहता है। ठीक है, किया जा रहा है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मान लीजिए किसी के नाम पे 1 बीघा ज़मीन था, उसका 2 लड़का हो गया, उसमें आधा बीघा करके हो गया। ठीक है, उसका 2 हो गया तो आधा का ही आधा होगा, फिर इसका भी आधा होगा, तो कितना हुआ, बहुत छोटा हो गया। तो इसमें हम लोग का जब इतना छोटा ज़मीन होगा और मेरा परिवार तो कम नहीं है, वो बढ़ता ही रहता है, तो इसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से उसको अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। और उसमें हम लोग अच्छे से कृषि अच्छे ढंग से करने की जो व्यवस्था है उसमें हम लोग लगे रहते हैं। जैसे कि पानी, रासायनिक खाद वगैरह वगैरह चीज़ हम लोग उसमें डालते हैं ताकि हमारा जो कृषि ज़मीन है ये ज़्यादा उर्वर हो और हम लोग को ज़्यादा पैदावार दे सके। वाणिज्य कृषि क्या है देख ले। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसी अधिक पैदावार देने वाली बीज, यानी कि जो अधिक, यानी कि इसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से भी इसे हम लोग जान सकते हैं, जो कि अधिक शक्तिशाली, यानी कि एक बीज हम लोग करेंगे, यानी कि इसे हाइब्रिड बीज भी हम लोग कहते हैं। और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त हम लोग क्या करते हैं, करना है। यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे जगह में हम लोग बहुत सारा पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस तरह कीटनाशक, मान लीजिए वहाँ कीड़ा लग गया तो कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए वहाँ उर्वरता ज़मीन का कम हो गया तो रासायनिक खाद डालेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ जो है इसमें हम लोग कर सकते हैं। और कृषि में वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होते हैं, ये सही बात है। यहाँ हमारे झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ का मौसम दूसरा टाइप का है, तो यहाँ जो उसके लिए सही है वही चीज़ हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग केरला में जाएंगे तो वहाँ का जो मौसम है उसी अनुसार वहाँ खेती की जाती है। जैसे यूपी में जाएंगे तो वहाँ पर भी, बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर भी, राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर भी, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के कृषि होती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ देखिए, हरियाणा पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह जीविका फसल है। मतलब कहीं पे व्यवसाय के लिए वही चीज़ को किया जाता है, कहीं पे वही चीज़ को जीविका के लिए, मतलब थोड़ा बहुत वो लोग करते हैं ताकि अपना जीविका चला सके, मतलब बेचने के लिए वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या आप इन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ये लिखकर आप लोग भेजिए। ठीक है, अभी देखिए रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। रोपण कृषि का मतलब वही चीज़ मैंने बताया आप लोगों को कि एक बार लगा देने से हम लोग को बार बार वही चीज़ मिलता रहेगा, यही होता है रोपण कृषि। जैसे कि गुलाब का फूल अगर हम लोग खेती करेंगे तो एक बार करेंगे तो हम लोग को कम से कम 10 साल तो दे ही देगा। ठीक है, जैसे कोको हो गया आपका,
केला हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, ये सारा चीज़ इस तरह का कृषि है जो कि एक बार करने से हम लोग को बार बार देता रहता है। ठीक है, इस प्रकार की किसी लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है और रोपण कृषि उद्योग एवं कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है जो कि रोपण कृषि उत्पादक क्षेत्र में की जाती है, जो कि अत्यधिक पूंजी एवं श्रमिकों की सहायता की जाती है। हाँ, ये तो सही है, हम लोग को बहुत इसे हम लोग उसको रखते हैं, जैसे हम लोग गन्ना भी उसी तरह का ही खेती है। ठीक है, और इसमें प्राप्त सहारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में हम लोग उसे प्रयोग करते हैं। देखिए भारत में जो चीज़ हमने पहले बताया अभी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, भारत में देखिए चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि दिया हुआ, लेकिन हमने बहुत सारा बता दिया आप लोगों को, ये सारा चीज़ होगा इसके लिए। ठीक है, यह महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं और असम और उत्तरी बांग्ला में यह चाय और हाँ देखिए हम लोग देखेंगे चाय अभी देखिए असम, उत्तरी बांग्ला में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसे अपना मैप अपने सामने रखिए और इस राज्य को अब देखते रहिए कहाँ कौन सा राज्य है और किस तरह का फसल बोई जाती है, उगाई जाती है। ठीक है, और यह काफ़ी मुख्य रोपण फसलें चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए ही होता है, ये हम लोग खा के नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए ये केला का खेती आप लोग दिख रहे हैं, ये केला का खेती है, दिख रहा है। एक बार हम लोग उगा देंगे तो 2 साल 5 साल 6 साल हम लोग को पैदा वो देते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग खेती कर सकते हैं। दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि। ठीक है, चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए बांस भी हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो कि बांस से बहुत सारा चीज़ बनता है, इसीलिए ये भी उत्तर पूर्वी में होता है, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, ये जगह में बहुत सारा, वहाँ हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा वो लोग टोपी वगैरह ये सब बांस के छिलका से ही वो लोग बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इस है और इसीलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योगों और बाजारों महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हाँ, ये तो सही बात है, इससे संबंधित हम लोग देखेंगे साधन, बाजार, ये सारा चीज़ क्या होता है, योगदान देते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए शस्य प्रारूप किस प्रकार का ये फसल है, ये भी हम लोग देखेंगे। शस्य का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अपने तो भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। यह देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए देश में बोई जाने वाली जो फसलें होती है, जैसे कि देखिए फसल में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली जो फसलें होती है ये भी है, और सब्जियां, फल, मसाले आदि शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, जैसे कि देखिए यह इस प्रकार से रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार जो 3 समय होता है, इस 3 समय में हम लोग उत्पादन करते हैं। कौन सा समय में कौन सा फसल उगाते हैं ये आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए रबी फसल को कब करते हैं हम लोग, शीत ऋतु में, जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, यानी कि अभी जो वर्षा का सीजन आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसके बाद जो आएगा तो ये शीत का मौसम आएगा और उसी समय हम लोग रबी फसल को उगाते हैं। मध्य बोया जाता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के महीने मध्य में काटा जाता है। ये रबी फसल को अप्रैल और जून के महीना में इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं देखिए, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सारा फसल है। ठीक है, ये किस फसल है, रबी फसल के अंदर इतना सारा आएगा, जो कि ठंडे के जाड़े के मौसम में ये चीज़ उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए रबी फसलें ये है। ठीक है, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है तो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं और अन्य रबी फसलें भी उसी समय उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायक करती है। मतलब उस समय जो वर्षा होते हैं ना, तो उस समय इस फसलों को उगाने के लिए बहुत सारा सहायता प्रदान करते हैं, मतलब हेल्प करता है, तभी ये चीज़ होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की
सफलता भी उपयुक्त रबी फसल की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ये हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति जो कि उन्नत बीज, उन्नत पद्धति, मशीन से और बीज सभी चीज़ मतलब हाई क्वालिटी के जो होते हैं वही जो हम लोगों के लिए फ़ायदा देता है। यानी कि बहुत सारा कम बीज में हम लोग बहुत ज़्यादा फसल को उगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आएंगे हम लोग खरीफ फसलें। ये खरीफ फसलें क्या है इसे भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। ठीक है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली या बोई जाती है, जो कि सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है ये फसलें। ये इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे कि चावल अब के मौसम में हो रहा है, मक्का अभी हम लोग उसको बोए हैं, ज्वार अभी बोए हैं, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, यानी कि हम लोग उसे बांग्ला में क्या कहते हैं, अरहर को राहड़ जिसको कहा जाता है। ठीक है, मूंग हो गया ये दाल के लिए, उड़द हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, इतना सारा चीज़ इसमें शामिल है। किसमें? खरीफ फसल में। खरीफ फसल में इतना सारा चीज़ है जो कि वर्षा के शुरू में इसको बोया जाता है। चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के विशेष कोंकण तटीय क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में यह चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ समय से ये चीज़ एक चावल जो कि पंजाब और हरियाणा में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में अभी वहाँ उगाई जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं। एक होता है आश, एक होता है अमन और एक होता है बोरो। ये 3 रूप की धान हम लोग को मिलता है, बोई जाती है। ये रबी और खरीफ फसल ऋतुओं में 3 ग्रीष्म ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। ये भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आप लोगों का। जायद ऋतुओं के मुख्य तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें की खेती की जाती है। किसके लिए? जायद के लिए। जायद के लिए ये सारा चीज। ठीक है, अभी देखिए की जाती है। और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। सही है, जिस समय हम लोग उसको गन्ने को उगाते हैं उसे 1 साल लगभग 7-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना लग ही जाता है उसको परिपक्व होने में। जितना समय तक वो रहेगा उतना परिपक्व ज़्यादा होगा, वो मीठा और भी ज़्यादा होने लगता है। मुख्य फसलें पढ़ेंगे अभी हम लोग, पढ़ेंगे मुख्य फसलें क्या है। देखिए, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। हाँ, ये सही बात है, जगह जगह में विभिन्न प्रकार की जलवायु, मौसम, मिट्टी अलग होता है, पद्धति भी अलग होता है। और कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग खाते हैं और कुछ ऐसा फसलें भी है जो कि हम लोग नहीं खाते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे कि चावल, गेहूँ, मोटे अनाज जैसे कि हो गया आपका मक्का हो गया, ऐसे बहुत सारा है मोटे अनाज जैसे कि दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि, ये सारे क्या है? फसलें है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे चावल को। चावल क्या है? देखिए, भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल है। भारत का जो अत्यधिक लोग है, अधिकांश लोग है, ये किस चीज़ के लिए निर्भर है? ज़्यादा चावल पर ही निर्भर है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश है। चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पन्न करने वाला देश है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अब देखिए, ये चावल दिख रहा है आप लोगों को, ये धान की खेती किया हुआ है। ठीक है, ये कटने के लिए तैयार हो गया है। देखिए ये पूरा दिख रहा है ना। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। चावल जो है उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाता है। और नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। मतलब वहाँ बारिश नहीं होने के बावजूद भी उस जगह में हम लोग को क्या होता है? चावल हम लोग वहाँ उगाने सक रहे हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होने के बावजूद हम लोग नलकूप, तालाब, नहर आदि चीज़ों से पानी की जो कमी है उसको हम लोग दे पा रहे हैं पानी को। ठीक है, अब देखिए संभव हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे गेहूँ।
क्या पढ़ेंगे? गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है? देखिए, उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में गेहूँ, यानी कि उत्तर पश्चिम का मतलब देखिए मैप में आप लोग को दिखा देते हैं किधर है। ये जैसा तैसा हो रहा है, उतना अच्छा तो नहीं हो रहा है। फिर उत्तर मतलब पूरा काटेंगे ना इसको, तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा में ये खेती की जाती है, किसकी? गेहूं की ज़्यादा। ठीक है। फसल के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खाली धूप की आवश्यकता होती है। जब उसको हम लोग उगाते हैं तो शीत ऋतु का ज़रूरत होती है, और जो उसको हम लोग काटते हैं तो धूप वहाँ आवश्यकता हम लोग के लिए होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित यानी कि 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता हम लोग को होती है। 50 से कितने? 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। देखिए यहाँ गेहूं की खेती है, दिख रहा है आप लोग को? ये गेहूं की खेती इस तरह से उगाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि वहाँ हो रहा है या नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग भी इसे कर सकते हैं। हो गया, चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र है, जो कि उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, जो कि गंगा नदी जो होते हैं, गंगा नदी किधर से आता है आप लोग को पता है? उत्तर से आकर ये बंगाल की खाड़ी में घुसता है। ठीक है, तो ये जितने सारे इलाका को लेके आता है वह चारों तरफ में ये चीज़ उगाया जाता है। और दक्कन का काली मिट्टी वाली प्रदेश, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्यों में से है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए कि मुख्य राज्य कौन कौन से है जो कि गेहूँ उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। अभी हम लोग पढ़ेंगे मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, और यद्यपि ये मोटे अनाज कहा जाता है, इसे ही हम लोग मोटे अनाज के रूप में कहते हैं, परंतु इसमें पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है। सही बात है, इसमें पोषक तत्व जो है ये बहुत मिलता है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा यानी कि हम लोग जो लोहा अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग ठीक से खड़ा नहीं हो पाएंगे, कहीं चल नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ हम लोग को शक्ति प्रदान करता है। कैल्शियम रहता है जो कि हड्डी के लिए बहुत मजबूत है। सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब छोटे मोटे और भी पोषक तत्व इस तरह का बहुत सारा रहता है। और भूसी भी मिलती है। जैसे क्षेत्रफल और उत्पादक की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल में से है। ये देश की तीसरी मुख्य फसल में से ज्वार को हम लोग रखते हैं। यह फसल है, यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। जब वर्षा नहीं होगी तो ये फसल भी उगाया नहीं जा सकता है। वर्षा पर ही ये फसल को हम लोग क्या करते हैं? उगाते हैं। अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाती है। आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, आर्द्र का मतलब नमी, जहाँ भीगा हुआ मिट्टी हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, यही होता है आर्द्र क्षेत्र। और जो शुष्क होता है तो वहाँ बारिश नहीं होता है, तो वह जगह शुष्क होते हैं। ठीक है, जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश, ये सारा जगह में इस चीज़ को उगाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग बाजरा। बाजरा जो है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। और रागी शुष्क प्रदेश की फसल है। शुष्क का मतलब होता है जहाँ बारिश कम होती है, वही। ठीक है, यह लाल काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। और रागी के मुख्य उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मक्का। ठीक है, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में हम लोग इसे प्रयोग करते हैं। खाद्यान्न मतलब खाने के लिए, चारा मतलब भैंस, गाय, बकरी, ये सारा चीज़ को हम लोग जब खिलाते हैं तो इसे चारा भी कहा जाता है। यह एक खरीफ फसल का उदाहरण है। आप लोग देख पा रहे हैं मक्का इस तरह से, ये बाजरे हैं। ठीक है, तो मक्का हम लोग इस तरह से उसको हम लोग उगाते हैं। ठीक है, और ये बाजरे हैं। क्या है? बाजरे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और जो नए स्टूडेंट है इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा
देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।